अरे बाप रे, कितना खूबसूरत मुकुट है और इसके साथ तो बहुत सारा खजाना भी है। अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाऊंगा, राजा भी मेरे सामने भिखारी नजर आएगा। नीलू सियार बहुत तेज भाग रहा होता है, मानो जैसे जंगल में कोई अनहोनी हो गई हो, और भागकर वो राजा के पास आया। अरे नीलू, इतनी जल्दी मैं कहाँ से आ रहे हो? जंगल में सब ठीक तो है ना? जंगल में तो सब ठीक है महाराज, लेकिन आपको मेरे पिताजी यानी आपके पिताजी के महामंत्री ने आपको याद किया है। नीलू, तुम जिस तरह से यहाँ पर भागकर आए थे उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि महामंत्री काका अपने अंतिम समय से गुजर रहे हैं। हाँ महाराज, मेरे पिताजी का कभी भी चिराग बुझ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में भी आपको याद किया है, क्योंकि वो आपको कुछ विशेष बताने वाले हैं। वो कह रहे थे कि वो आपको आपके पिताजी की एक विशेष धरोहर के बारे में बताना चाहते हैं। विशेष धरोहर? ठीक है तो नीलू, जल्दी चलो, कहीं तुम्हारे पिताजी का चिराग न बुझ जाए। और वो दोनों महामंत्री काका के पास जा रहे होते हैं। तभी उनको इतनी जल्दी में जाते हुए लक्की गधा देख लेता है। अरे ये दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? और शेर सिंह के साथ तो पुराने महामंत्री का बेटा भी है। क्या कारण हो सकता है जो ये जा रहे हैं? शायद महामंत्री अपने अंतिम समय में हैं। उसने शेर सिंह को याद किया होगा, शायद कुछ राज की बात बता दे। चलना पड़ेगा इनके पीछे पीछे। और लक्की गधा भी उनके पीछे चल दिया। शेर सिंह और नीलू तो महामंत्री के पास पहुंच गए, लेकिन लक्की एक पेड़ के पास रुक गया और उनकी बातों को सुनने लगा। महामंत्री काका, आपने मुझे याद किया? हाँ राजन, मैंने तुमको याद किया। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे पिताजी का महामंत्री था। तुम्हारे पिताजी की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो मैं बड़े मुश्किल से राजपाट बचाकर तुमको यहाँ का राजा बनाया और तुम्हारी हिफाजत की। और बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं तुमको एक राज की बात बताकर जाने वाला हूँ। तो अच्छा बुड्ढा, राज की बात बताने वाला है क्या? हाँ काका, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। बताओ, क्या है वो राज की बात? तुम्हारे पिताजी ने और मैंने साथ मिलकर काली पहाड़ी पर हमला कर दिया था और वहाँ के राजा को हमने बंदी बना लिया था और उसको अपने राज्य में ले आए थे। तब इस बात का पता काली पहाड़ी की एक जादूगरनी को चला, तो वो हमारे जंगल में आ गई और उसने काली पहाड़ी के राजा को आजाद करने की मांग की। तो हमने राजा के बदले में एक अनोखी चीज उस जादूगरनी से मांग ली, और वो चीज थी जादुई मुकुट। अगर कोई भी जानवर उसको पहन ले तो फिर उसको कोई नहीं हरा सकता और वो शक्तिशाली बन जाता है। वो चाहे तो सारे जंगलों को जीतकर चक्रवर्ती राजा बन सकता है। क्या कहा, चक्रवर्ती राजा? अब तो मैं उस मुकुट को ढूंढ लूंगा और मैं सभी जंगलों को जीतकर चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। बस एक बार पता और बता दे ये बुड्ढा, फिर भले ही टूल जाए। इतना चमत्कारी है वो जादुई मुकुट? काका, आप उसका पता और बता दीजिए, फिर हम उसको शीघ्र ले आएंगे। बेटा, तुम दक्षिण दिशा में चले जाना, और जब तुम काफी दूर चले जाओगे तो तुमको एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष दिखाई देगा, और तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुमको उस वृक्ष में एक गुफा का रास्ता दिखाई देगा, और तुम उस गुफा में चले जाना, उसमें तुमको मुकुट मिल जाएगा। अच्छा, तो दक्षिण दिशा में जाना है जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं आए, और उस पेड़ में एक छोटा सा गुफा का दरवाजा है, उसमें घुस जाना है और मुकुट ले लेना है। अब मैं मुकुट लेने के लिए जा रहा हूँ। और गधा जल्दी में मुकुट लेने के लिए चला जाता है, लेकिन गधा अधूरी बातों को सुनकर ही गया था। पूरी बात अभी महामंत्री काका ने बताई नहीं थी। काका, आप रुक क्यों गए? और बताओ, उस मुकुट को लेने में कोई विपत्ति या आपदा तो नहीं आएगी? ओ बेटा, मुझको नींद की झपकी आ गई थी। हाँ, तो कहाँ था? तुम गुफा में घुसोगे, घुसते ही गुफा के दरवाजे पर रखा वो पत्थर अपने आप लग जाएगा और गुफा बंद हो जाएगी, और तुम गुफा में बिना डरे चले जाना, और फिर तुमको मुकुट दिखाई देगा। मुकुट को तुम उठाओगे, तुम मुकुट के पास ही एक पत्थर होगा, तुम उस पत्थर को थोड़ा सा खिसका देना, जिससे गुफा के दरवाजे पर लगा वो पत्थर खुल जाएगा और तुम बाहर आ जाना। जल्दी जाओ मेरे बेटे, मुझे नींद आ रही है। अरे काका तो सो गए, चलो यहाँ से चलते हैं। महामंत्री नीलू, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हमारे अलावा ये बातें किसी और ने भी सुनी है? हमको शक सा हो रहा है। हो सकता है महाराज, किसी ने हमारा पीछा किया हो और हमारी बातों को सुन लिया हो। अब आप ही बताओ महामंत्री, इसका उपाय क्या करें? कैसे उसको पकड़े जिसने हमारी बातों को सुना है? कहीं वो हमसे पहले मुकुट न ले आए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है महाराज। आप जंगल में ये घोषणा कर दो कि आप जंगल में ये देखकर बताओ कि कौन सा जानवर जंगल से लापता है। जो भी जंगल से लापता होगा, समझ लेना वो मुकुट को लेने गया है और उसने हमारी बातों को सुन लिया है। हाँ नीलू,
तुमने ये अच्छा उपाय बताया है। अभी हम सबको बुलाकर ये घोषणा भी कर देते हैं। सुनो मेरे जंगल वासियों, आप सबको जंगल में ये देखना है, अपने आस पड़ोस में भी देखना है कि जंगल से कौन लापता है। कल से जो भी हमको इसके बारे में बताएगा, हम उसको बहुत बड़ा उपहार देंगे। महाराज, इसके बारे में तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कल से हमारे जंगल में कौन लापता है। हाँ, शीघ्र बताओ। महाराज, कल मैं लकी गधे को बहुत जल्दी में जाते हुए देखा था, और जब मैं उससे पूछा, अरे भाई लकी, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? आ जाओ, मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, दोनों साथ मिलकर खाते हैं। अरे तुम ही खाओ इन सबको, मैं नहीं खाता, मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी में जा रहा हूँ। हो सकता है लकी को कुछ जरूरी काम हो, इसलिए उसने तुम्हारे फलों को नहीं खाया। नहीं महाराज, उसको कोई भी काम नहीं है। उसको कितना भी काम क्यों ना हो, वो फलों का इतना शौकीन था कि सारे कामों को छोड़कर फल खाता था, और सेब का तो बहुत ही ज्यादा शौकीन था। और मैंने उसको कल से और अब तक देखा भी नहीं है, जबकि वो दिन में 1-2 बार मुझसे मिलने जरूर आता था। वो मुझे बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाता था। तीर निशाने पे लगा है नीलू, चलो शीघ्र चलते हैं। कहीं हमसे पहले वो मुकुट लकी गधा ना पहन ले। अगर उसने पहन लिया तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। और हाथीराज, आप भी हमारे साथ चलो, हो सकता है हमको आपकी आवश्यकता पड़ जाए। और वो तीनों दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। लकी मंजिल पर पहुंच गया था और वो उस बड़े पेड़ के पास खड़ा होता है। अरे यही तो वृक्ष बताया था उस बूढ़े सियार ने। हाँ, यही वो वृक्ष है, और इसके पास तो छोटा सा दरवाजा भी है। इसी दरवाजे से गुफा में जाता हूँ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? कोई नहीं, पहले उस मुकुट को चलकर देखता हूँ। गधा गुफा में इधर उधर चला तो उसको एक चमचमाता मुकुट और उसके साथ कुछ खजाना भी दिखाई दिया। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत मुकुट है, और इसके साथ तो बहुत सारा खजाना भी है। अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाऊंगा, और राजा की संपत्ति से भी कई गुना संपत्ति मेरे पास होगी। राजा भी मेरे सामने भिखारी नजर आएगा। अरे नीलू, हम अपनी मंजिल से आप थोड़ी दूरी पर हैं। वो देखो सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है, और मुझे यहीं से उस पेड़ में एक छोटा सा दरवाजा भी दिख रहा है जो उस गुफा का लगता है। यही वो पेड़ है, चलो। अरे ये क्या मुसीबत आ गई? ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही, और मुझे बहुत तेज प्यास और भूख भी लग रही है। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर मर जाऊं, फिर ना ये खजाना मेरे काम का और ना ये मुकुट। और वो उस पेड़ के पास पहुंच गए। उनको गुफा के दरवाजे पर पत्थर लगा दिखाई दिया। महाराज, इस गुफा पर तो पत्थर लगा हुआ है। पिताजी ने तो कहा था इस गुफा का दरवाजा खुला मिलेगा। और तुम्हारे पिताजी ने एक बात और कही थी कि गुफा का दरवाजा खुला मिलेगा, लेकिन तुम उसमें जैसे ही घुसोगे तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा, और अंदर मुकुट के पास एक पत्थर होगा। उस पत्थर को खिसकाने से ये दरवाजा खुल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दरवाजे से कोई गुफा में अंदर गया है, तभी ये दरवाजा बंद हुआ है। महाराज, अवश्य इस गुफा के अंदर लकी होगा। खैर, जो भी होगा उसने जरूर हमारी आधी बातों को सुना होगा। अगर वो पूरी बातें सुनता तो गुफा से अब तक निकल चुका होता। हाथीराज, आप इस पत्थर को अपने बलशाली शरीर से एक तरफ फेंक दो और हमारे लिए अंदर जाने का रास्ता बनाओ। और हाथीराज ने उस पत्थर को हटा दिया। तीनों उस दरवाजे में चले गए। अंदर लकी को देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे लकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? महाराज, वो मैं इधर कैसे आया? महाराज वो ज्यादा मैं मत कर, वरना तुझे यहीं मार देंगे। महाराज, इसके पास मुकुट भी रखा है और खजाना भी है। इससे ये सब ले लो और शीघ्र यहाँ से निकल चलो। इसको जंगल में जाकर ही दंडित करेंगे। हाँ तो लकी, अब बता, तूने हमारी बातों को सुना और फिर तूने चुपचाप उस खजाने और मुकुट को हासिल करने के बारे में सोचा। इसके लिए तुझको क्या सजा दी जाए? लकी, तुझको थोड़ी बहुत शर्म भी आती है या नहीं? तू इसी जंगल में रहता है, इसी जंगल का खाता है और इसी जंगल का पीता है, और इसी जंगल के महाराज के साथ तू गद्दारी करता है। और तुझे तो पता है हमारे जंगल में गद्दारों के लिए कितना कड़ा शासन है। महाराज, हमारे जंगल के लिए अच्छा यही होगा कि इस गद्दार को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, तुम ठीक कहते हो महामंत्री। लकी गधे, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो शीघ्र हमारे जंगल से चले जाओ, वरना हम तुमको ऐसे फाड़ देंगे जैसे बच्चे फेल होने के बाद पेपर फाड़ देते हैं। दफा हो जाओ। अरे यार, खजाना भी गया हाथ से और मुकुट भी गया हाथ से।
पर मुझे इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा था ही नहीं। अफसोस तो मुझको इस बात का है कि जंगल के राजा ने मुझको जंगल से ही निकाल दिया, जो मेरी जन्मभूमि था। पर उसमें महाराज का भी कोई दोष नहीं था। दोष तो मेरा था, जो महाराज के साथ मैंने गद्दारी की, और गद्दारों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और हाथीराज, हम आपको अपने जंगल का सेनापति बनाते हैं। आप बहुत ही ज्यादा बलशाली हो। अगर आप आज हमारे साथ नहीं होते तो हम ये मुकुट और खजाना नहीं प्राप्त कर पाते। आपने उस पत्थर को हटाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से आप हमारे सेनापति हुए। एक हरा भरा और खुशहाल जंगल था और उस जंगल का राजा शेर सिंह था। शेर सिंह का एक पुत्र था, वो उसका सौतेला बेटा था। सौतेला होने के बावजूद शेर सिंह उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। युवराज, मैं आपके लिए गुलाब जल लेकर आई हूँ, आप स्नान कर लो। दासी, तू ये गुलाब जल लेकर आई है, दूध नहीं है क्या? माफ कीजिए युवराज, दूध पीने खाने की चीज है, उसको इस तरह से बर्बाद नहीं करते। तुम कौन होती हो हमको ये बताने वाली कि किस चीज को खाया जाता है और किस चीज से नहाया जाता है? तुमको पता नहीं है, अगर मैं दूध से स्नान नहीं करूँगा तो मेरे चेहरे पर चमक नहीं आ पाएगी। इसलिए तुम दूध ही लेकर आओ, मैं उसी से स्नान करूँगा। लेकिन युवराज, महाराज की यही आज्ञा है कि आप गुलाब जल से ही स्नान करें, खाने पीने की चीजों को यूं व्यर्थ न करें। महाराज ने आपको दूध देने से मना कर दिया है। क्या कहा महाराज ने? मना कर दिया है? कोई बात नहीं है दासी, तू जाकर इस गुलाब जल को बाहर फेंक दे, मैं जाकर महाराज को देखता हूँ। और युवराज गुस्से में महाराज के पास गया। महाराज, क्या हमारे राज्य में इतनी भूख भरी आ गई है कि आप अपने युवराज के लिए दूध की व्यवस्था भी नहीं करवा सकते? बेटे, दूध की क्या बात है? तुम्हारे लिए तो मैं 56 भोग की व्यवस्था कर सकता हूँ, वो भी खाने के लिए। और तुम आजकल क्या नई रीत चला रहे हो कि तुम दूध से स्नान कर रहे हो? भला कोई दूध से स्नान कर सकता है क्या? वो तो खाने की वस्तु है। पिताजी, मैं दूध से स्नान इसलिए करता हूँ ताकि मेरे चेहरे पर खूबसूरती बनी रहे और मेरे चेहरे पर निखार आए। आप नहीं समझोगे? देखो बेटा, बाहर की खूबसूरती से ज्यादा हमको अंदर की खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना तुम चेहरे को साफ बनाने में लगे हो, अगर उतना ही अंदर से साफ मन कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे जंगल में इस साल अकाल पड़ गया है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जंगल के जानवर एक टाइम खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं और तुम हो कि दूध से स्नान कर रहे हो। भला एक युवराज को ये सब शोभा देता है? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे साथ सभा में चलना। आखिर मेरे बाद इस राजपाट को तुमको ही तो संभालना है। दोपहर के बाद दरबार में आ जाना। नहीं पिताजी, दोपहर को खाना खाने के बाद मुझको बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं दरबार नहीं आ पाऊंगा। महाराज, दरबार में आप अकेले आए हो, युवराज नहीं आए? नहीं महामंत्री, युवराज ने कहा कि उनको दोपहर का खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन महामंत्री, मैं तुमसे कहा था कि मेरे युवराज के लिए एक अच्छे शिक्षक का इंतजाम हो जाना चाहिए, जो मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा और राज्य चलाने से संबंधित ज्ञान दे सके। क्या उसकी व्यवस्था हुई? महाराज, वह शिक्षक कल से युवराज को शिक्षा देंगे। और जैसे ही सुबह हुई, दासी दौड़ती हुई युवराज के पास आई। युवराज, आप यहाँ पर बैठे हो, मैंने आपको पूरे महल में ढूंढ लिया। आपको शिक्षा देने के लिए नए शिक्षक आए हैं, शीघ्र चलो। दासी, क्या शिक्षा? मुझे किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। कह दो उस शिक्षक से चला जाए यहाँ से, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो। फिर एक दिन दौड़ते हुए महामंत्री युवराज के पास आया। युवराज, युवराज शीघ्र चलो, वो महाराज। महामंत्री, क्या हुआ महाराज को? सब ठीक तो है ना? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? युवराज, कुछ भी ठीक नहीं है। महाराज पर कुछ शत्रुओं ने हमला कर दिया और महाराज उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आप शीघ्र चलो। महामंत्री और युवराज दौड़कर राजा के पास पहुँचे। पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पिताजी। युवराज, महाराज बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी कीजिए, लेकिन आप महाराज को बचाइए। हाँ युवराज, इसका एक उपाय है। इसकी दवा आपको दूसरे देश में मिलेगी, जो हमारे जंगल के पड़ोसी देश का पड़ोसी है। उस जंगल में जाओ, वहाँ से दवा लेकर आओ, लेकिन वो दवा बहुत महंगी मिलेगी। कोई बात नहीं है, दवा कितनी ही महंगी हो, शीघ्र लेकर आओ। हम अपने पिताजी को जल्दी से जल्दी ठीक देखना चाहते हैं। लेकिन युवराज, अब हमारे राजकोष में इतना धन भी नहीं है कि हम उस दवा को बार बार खरीद सकें, और महाराज की भी तबीयत खराब है, और तब तक महाराज बीमार रहेंगे, तब तक राजपाट को कौन संभालेगा? अगर राजपाट को नहीं संभाला गया तो जनता कर नहीं देगी और राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए पूरे राजपाट की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी युवराज। ठीक है महामंत्री, आप शीघ्र जाओ, राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर ले लेंगे। लो युवराज, भोजन कर लो। अरे दासी, तू आज घास लेकर आई है, फल लेकर क्यों नहीं आई? और ये घास भी हमको साई घास नहीं लग रही है। युवराज, आप जो फल और शाही घास खाते थे वो हमारे जंगलों में नहीं होती है,
वो दूसरे जंगलों से आती है और दूसरे जंगलों का बकाया पैसा होने के कारण उन्होंने हमको फल और शाही घास नहीं दी है। राजकोष पूरा खाली हो गया है, इसलिए आप शीघ्र राज को संभालो। अगर आप राजसभा में बैठते तो जंगल की जनता ठीक से कर देती और राजकोष खाली होने की नौबत नहीं आती। पूरा दिन राज्यसभा में बैठना असंभव है। पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? जख्मों में कुछ आराम है या नहीं? हाँ युवराज, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। महाराज, आपके लिए और दवाइयाँ लानी होगी, पर इसके लिए राजकोष में धन नहीं है। कोई बात नहीं है पिताजी, मैं कल से राज्यसभा में बैठूंगा और जिन्होंने भी कर नहीं चुकाया है उनसे बकाया कर लूंगा। राजकोष में भी थोड़ा धन आ जाएगा। अरे दासी, जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, हमको राज्यसभा के लिए भी जाना है। महाराज, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो दास और दासियां जंगल से फल लेकर आती थीं, वो काम छोड़कर चली गई हैं। लेकिन दासी वो काम को छोड़कर क्यों चली गई? वो इसलिए युवराज, क्योंकि राजकोष में इतना धन ही नहीं बचा कि हम उनका वेतन दे सकें, इसीलिए वो नौकरी को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आपको खाना स्वयं ही जंगल से लेकर आना होगा, अपने लिए भी और महाराज के लिए भी। फिर युवराज अपने लिए और महाराज के लिए जंगल से फल लेकर आता है। लो दासी, मैं जंगल से फल लेकर आ गया हूँ। एक काम करो, राजमहल में जितने भी कर्मचारी हैं सबको फल दे दो और महाराज को भी खिला देना और तुम भी खा लेना। मैं सबके लिए फल लेकर आया हूँ। महाराज से लेकर कर्मचारियों तक सबने युवराज के फलों को खाया और फिर शाम हुई। दासी, कहाँ हो तुम? हमारे कक्ष में इतना अंधेरा क्यों है? युवराज, आज से सिर्फ महाराज के ही कक्ष में दिया जलेगा, क्योंकि हमारे राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं है दासी, तुम जाओ। अरे यार, इतने बुरे दिन आ गए कि राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब मुझको ही कुछ करना होगा। मैं कल से राज्यसभा में जरूर जाऊंगा। अगले दिन युवराज राज्यसभा में पहुंचे। आप सबको पता होगा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है। कुछ शत्रुओं ने उन पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं और उनका इलाज के लिए बहुत सारे धन की भी आवश्यकता है। हमारे राजमहल की इतनी दुर्दशा खराब हो चुकी है कि राजकोष में इतना भी धन नहीं बचा कि हम तेल खरीद सकें। इसलिए आप महाराज की हिम्मत दें। जिसने भी बकाया कर नहीं चुकाया है वो ईमानदारी के साथ अपना कर चुका दें। इससे शासन चलाने में और राजमहल का खर्च उठाने में कुछ राहत मिलेगी और महाराज के ठीक होते ही आपके लिए नई योजनाओं की घोषणा कर दी जाएगी। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम इस बुरे वक्त में आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। तुम बहुत बदल गए हो बेटा। चारों तरफ जंगल में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है और तुमने जिस तरह से राज्यसभा में जाकर शासन चलाया है, तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो रही है। मैं अपने भारी रूप को लेकर आनंद महसूस करता था, लेकिन उसमें कुछ भी आनंद नहीं है। आज मैं राज्यसभा में गया, अपनी जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझा तो मुझको एक अलग ही खुशी मिली। पुत्र, तुम अब अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गए हो और तुमको ये भी समझ आ गया है कि बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। अरे महामंत्री, आप आ गए? पिताजी की दवाई लेकर आए हो क्या? मुझे किसी भी औषधि या दवाई की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और नहीं जख्मी हूँ। मैं कभी भी जख्मी नहीं था पुत्र। मतलब ये क्या? ये सब पहले से ही तय किया हुआ था। ये सब हमारा ही प्लान था, तुमको आलस्य से मुक्त करने का और तुम्हारी जिम्मेदारी तक लाने का। हाँ युवराज, महाराज की आज्ञा से ही मैंने सभी दास दासियों को छुट्टी पर भेज दिया था। महाराज का जख्मी होना, राजकोष का शून्य होना, ये सब एक ढोंग था युवराज। तुम मेहनती और पराक्रमी बनो, इसलिए ये सब हमको करना पड़ा पुत्र। अगर हम ये सब ना करते तो तुम अपने ही आलस में पड़े रहते। मैं सब कुछ समझ गया हूँ पिताजी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। मुझे भी माफ कर दो युवराज, मैं भी सब कुछ जानता था। हा 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 हा। मुझे भी माफ कर दो युवराज, मैं भी सब कुछ जानती थी। हा 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 हा। तुम सबका बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और ना ही किसी को आलस करने दूंगा।